हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एनसीईआरटीज़ की एक सीरीज़ की शुरुआत की है, हिस्ट्री एनसीईआरटी, जिसमें मैंने क्लास 6 को कम्प्लीटली अच्छे से करा दिया है। अगर आज आपका ये पहला लेक्चर है मेरे चैनल पर, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन चैप्टर्स को देखने से पहले मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सभी लेक्चर्स को देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप क्लास 6 को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों क्लास 6 और 7 एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज आपका पहला लेक्चर है, तो आप सबसे पहले मेरे क्लास 6 के प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सबको देखिए। मैंने क्लास 7 की एनसीईआरटी में चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब हम पढ़ेंगे राजा और उनके राज्य के बारे में। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। देखते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। कौन से शताब्दी के बाद दोस्तों? 7वीं शताब्दी के बाद। मानचित्र 1 के उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से और 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको मैप दिख रहा है ना, इस मैप के अंदर 7वीं सदी से 12वीं सदी के बीच जितने राजवंशों ने राज किया सबके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे देखिए, चोल, चेर, राष्ट्रकूट, पांड्यन, फिर ठीक है, ये सभी क्या है, इन लोगों ने राज किया था। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ ना कि जैसे ही 7वीं सदी आई, धीरे धीरे हमारे उपमहाद्वीप में, मतलब हमारे भारतीय महाद्वीप में बड़े बड़े भूस्वामी मतलब जिनके पास अधिक जमीनें होती थी, योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, ये लोग अक्सर ना राजा के मातहत या तो सामंत भी होते थे। सामंत किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से बताया है कि सामंत कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में करना नहीं भूलना है। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। ठीक है, इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये लोग जो भी सामंत लोग हैं, मातहत लोग हैं, ये लोग राजा के लिए क्या लाए? उपहार। उनके दरबार में हाजिरी लगाए और सैन्य सहायता भी प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत कहते थे और महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बातें आपको सीखने को मिली कि जैसे ही 7वीं सदी आई, ठीक है, हमारे साम्राज्य में सामंत लोग, भूस्वामी लोगों की संख्या अधिक प्रमाण में बढ़ती गई। अगर उनकी संख्या बढ़ रही है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो लोग हर ओकेशन पे, हर त्यौहार पर या हर कोई भी अवसर हो उस पर आए और राजा के दरबार में हाजिरी लगाए। साथ ही उनसे ये आशा की जाती थी कि वो राजा लोगों को उपहार भी दे, अगर ज़रूरत पड़े तो राजा लोगों को सैन्य सहायता भी प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को क्या कहने लगे? महासामंत या फिर महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा भी करते थे। ठीक है, वो कभी कभी इतने बड़े आदमी बन जाते थे, इतने मशहूर हो जाते थे कि वो बोलते थे कि अब से हमारा साम्राज्य राजा के साम्राज्य से क्या होगा दोस्तों? अलग होगा। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। दक्कन में किनका था दोस्तों? राष्ट्रकूट। शुरुआत में भी कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ये जो दक्कन के राष्ट्रकूट है ना, ये लोग शुरुआत में कहाँ पे? चालुक्य राजा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मुझे बताना है कि चालुक्य की राजधानी क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ में इसको अच्छे से डिटेल में कवर किया है। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, अंडरलाइन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्र जो कूट थे उनके प्रधान कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। ये जो दंती दुर्ग थे, इन्होंने क्या अस्वीकार कर दी? अधीनता अपने चालुक्य स्वामी की।
उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। ये भी अंडरलाइन कीजिए दोस्तों कि दंती दुर्ग ने कौन सा किया अनुष्ठान, तो हिरण्यगर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो अनुष्ठान है वो इसलिए किया जाता था क्योंकि इससे ये साबित हो जाता है या इससे ये सिद्ध होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं है उसके बावजूद अगर वो ये अनुष्ठान करे, कौन सा, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करे, तब वह क्षत्रिय धर्म वापस अपना सकता है। मतलब इन शॉर्ट कि यह क्षत्रिय धर्म को अपनाने का एक तरीका था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। कौन थे दोस्तों? कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है दोस्तों, 2-3 राजवंश थे, कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे जिन्होंने क्या किया, अपना पेशा छोड़ दिया। इन्होंने अपना ब्राह्मण का पेशा छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया, मतलब कि क्षत्रिय धर्म अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक राजस्थान में अपना सफलतापूर्वक स्थापित किया। राज्यों में प्रशासन, ठीक है देखते हैं अब इन राज्यों में प्रशासन कैसे होता था। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराज धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां भी धारण की। ठीक है दोस्तों, ये जो राजा लोग थे ना, वो लोग ने महाराज धीराज मतलब राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी, इसी तरह की अन्य कई उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वह अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो ये बहुत सारे राजा हैं। ठीक है, सभी राजा क्या है, शक्तिशाली है। ये एक राजा, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे सभी राजा शक्तिशाली है। इसमें से ये और इन राजाओं ने अपना उपाधि धारण कर लिया है महाराज धीराज या तो त्रिभुवन चक्रवर्ती। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग क्या करते थे ना, अपने सामंतों मतलब इनके जो भी सामंत हैं उनकी मदद करते थे, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या ब्राह्मणों का संगठन, सबकी वो मदद करते थे और सबके साथ सत्ता साझा करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इन सभी राज्यों में उत्पादक कौन कौन था, किसान, पशुपालक, कारीगर। इनसे क्या किया जाता था, संसाधनों मतलब कि पैसों या समझ सकते हो, संसाधन मतलब कि जो भी चीज़ जरूरी हो सभी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था। इनसे उम्मीद की जाती थी कि मान लो कि अगर आप 15% उत्पादन कर रहे हो तो कुछ हिस्सा इसका 2, 3, 4 जितनी आपकी क्षमता हो उतना आपको अलग से त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर संक्षिप्त में कहूँ तो क्या होता था ना कि अगर मैं निष्कर्ष निकालूँ तो ये भी जो लोग उत्पादक थे उन सभी से यह उम्मीद रखी जाती थी कि ये अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा कर के रूप में अलग निकालें। ठीक है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, सवाल उठेगा ना कि अगर आप हर उत्पादक से राजस्व ले रहे हो, कर ले रहे हो, तो इन कर का कहाँ इस्तेमाल करोगे? तो इन सभी करों का इस्तेमाल किया जाता था कि राज्य व्यवस्था सटीक रूप से अच्छे रूप से संचालित करने के लिए। ठीक है, मंदिर बनाने के लिए, दुर्ग बनाने के लिए। अगर संसाधन में अगर युद्ध लड़ने हैं तो युद्ध लड़ने के लिए संसाधनों के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाता था।
राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसी ही होती थी। कई बार राजा के निकट संबंधी ही ओहदा पर होते थे। कई बार क्या होता था दोस्तों कि राजा का जो भी निकट संबंधी है, जैसे कि राजा उसका चाचा, ठीक है, उसके मामा या कोई भी उसके रिश्तेदार ही क्या होते थे, ओहदे पर बैठे होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है अराइज, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे खुशी होगी और मुझे ये लगेगा कि आप मेरे लेक्चर्स को टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हैं, आपको चीज़ें याद हो रही है। क्योंकि मैं बार बार बोलूँगी कि मेरे चैनल का, मेरे वीडियोज़ का एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों को अच्छे से नॉलेज कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आप लोगों को भला हो। मैंने आपको बताया दोस्तों, लोग कितने पैसे देते हैं बाहर, फिर भी उनको ये कंटेंट नहीं मिलता। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा आप लोगों के साथ भी हो। अगर मेरे वीडियो से किसी 1-2 लोगों को भी दोस्तों फ़ायदा है तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक तो ज़रूर करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। ठीक है, मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ठीक है, क्या होता है नहीं, जो प्रशस्ति है ना, एक माध्यम है। क्या है दोस्तों, माध्यम, राजा को प्रदर्शित करने का, राजा का वर्णन करने का। लोग प्रशस्ति के माध्यम से राजा का वर्णन करते थे। प्रशस्ति में वो राजा की खूब प्रशंसा करते थे, उन्हें शूरवीर और योद्धा बताते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये प्रशस्ति विद्वान ब्राह्मणों द्वारा बनाई जाती थी, लिखी जाती थी, जो कि प्रशासन में मदद करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को क्या देते थे, भूमि अनुदान। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हो कि ना, ताम्र पत्र मतलब तांबे का एक पत्र है, तांबे का एक पत्र है जिसमें लिखा गया है कि ब्राह्मणों को क्या दिया गया है दोस्तों, भूमि अनुदान दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, राजाओं के द्वारा दिया गया है। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, देखिए, यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। ये कहानी है दोस्तों, इससे आप समझ सकते हो कि भूमि के अलावा और कौन सी चीज़ें दी जाती थी। 12वीं शताब्दी में बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। एक संस्कृत काव्य है, वो भी मैं बता देती हूँ। उस काव्य का नाम है राजतरंगिणी। अगर कश्मीर के काव्य की बात आए तो क्या है, राजतरंगिणी। देखिए आएगा आगे। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है, कल्हण ने ना एक वृत्तांत लिखा है। किसके बारे में लिखा है, कश्मीर के बारे में। अंडरलाइन कीजिएगा कि कल्हण ने किसके बारे में लिखा है, कश्मीर के बारे में। उन्होंने लिखने के लिए जिन भी स्रोतों का इस्तेमाल किया है वह प्रशस्ति से भिन्न है। प्रशस्ति में दोस्तों प्रशंसा होती है, क्या होती है, प्रशंसा, लेकिन इनके वर्णन में प्रशंसा नहीं है, बल्कि आपको इनकी शासकों की नीतियों का क्या दिखेगा, आलोचनात्मक वर्णन। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष नहीं था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। बहुत इंपॉर्टेंट है कन्नौज। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन दोस्तों, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों लोग कन्नौज जो क्षेत्र था ना उस पे लेके लड़ते रहे। जैसे आज के टाइम पे आप दोस्तों देखोगे ना पीओके पर, ठीक है,
अक्साई चीन पर आप देखोगे ना कि बहुत ही लड़ाई होती रहती है भारत पाकिस्तान, भारत चीन के बीच में। वो अक्सर हमारी सेना में, हमारी बॉर्डर में जो अक्साई चीन का क्षेत्र है वहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न भी यही है, ठीक है, कि वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो पहले के टाइम पे भी जो क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते थे, अच्छे होते थे, जहाँ से हमें बहुत संसाधन मिल सकते हैं, जहाँ से हमारी उन्नति हो सकती है, वैसे क्षेत्रों पर अक्सर इन राजा महाराजाओं का क्या होता था, उसमें इनका नियंत्रण करना चाहते थे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब भी एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। मैंने बताया ना दोस्तों कि शासक लोग उसी क्षेत्र पर ही अपना अधिकार करना चाहेंगे जो क्षेत्र बहुत ही संपन्न हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही समृद्धि हो। तो उसमें से एक सन मंदिर भी होता था, क्योंकि मंदिर में भी ना बहुत सारे संसाधन होते थे, बहुत सारा धन होता था। तो लोगों ने ना वहाँ पे भी आक्रमण करने का सोचे कि अगर मंदिरों को हम आक्रमण करेंगे उसके ऊपर तो हमें बहुत सारे फायदे होंगे। अफगानिस्तान की गजनी, ठीक है, बहुत फेमस है ये पर्सन। गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। कहाँ? गजनी एक जगह है। गजनी का महमूद एक ऐसा शासक है, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार, कितनी बार दोस्तों? 17 बार। हम 2 बार, एक बार एग्जाम देते हैं, 2 बार देते हैं, फेल हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। इसने 17 बार हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो गजनी था, महमूद था, कहाँ का? गजनी साम्राज्य था। अफगानिस्तान में एक साम्राज्य था गजनी, वहाँ का शासक था महमूद, जिसने 1000 से लेके 1025 तक, कहाँ पर दोस्तों? गुजरात के सोमनाथ में। ठीक है, कौन कौन गुजरात से कमेंट सेक्शन में लिखिए तो किसे किसे ये चीज़ें पता है सोमनाथ के बारे में। ठीक है, सोमनाथ पर आए हैं तो पूछ ही लेती हूँ कि सोमनाथ के बारे में आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें पता है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। तो महमूद ने जो भी सारे धन लेके गया था ना, वो सभी धन को उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण के रूप में खर्च किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ठीक है, युद्ध करने वाले एक तो देखो कौन कौन थे, जो कन्नौज था उसके पर गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इसके अलावा गजनी था, फिर चाहमान शासक भी थे जिनको चौहान भी कहते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान को तो अच्छे से जानते होंगे, उनका और मोहम्मद गौरी की बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी यूपी के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, गुजरात के चालुक्य से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान, कब 1168 से लेकर 1192 तक इन लोग के बीच में लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल ही 1192 में उसके हाथों हार गया। कौन? जो पृथ्वीराज चौहान था, वो पहले तो जो गौरी था उसके हाथों, जो पृथ्वीराज चौहान था पहले युद्ध में विजय हुआ और दूसरे साल ही वह उसके हाथों हारा गया। किसके? गौरी के हाथों। कौन हारा दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ओके, ये चैप्टर कितना है? आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। चोल राज्य एक नज़दीक से एक नज़र देखते हैं। चोल राज्य के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ठीक है, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरेयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और
निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। किसने दोस्तों? किसने? उरियार की चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने किसने दोस्तों? विजयालय ने 9वीं सदी में के मध्य में मुटरियारों को हराकर उसी डेल्टा क्षेत्र में कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर बसाया। किसने बसाया? विजयालय ने मुटरियारों को हराया, फिर तंजावुर शहर बसाया और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना। ठीक है, पहला राजा कौन बना? राज प्रथम अक्सर पूछा जाता है। राज प्रथम क्या बना? पहला चोल शासक 985 में बना, ये भी याद रखिएगा। फिर इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया और अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनवाई। क्या क्या किया उसने? कहाँ पे हमला किया? श्रीलंका में किया, दक्षिण पूर्व एशिया। मान लो दोस्तों ये हमारा ना देश है, प्यारा सा भारत है। अच्छी ड्राइंग नहीं है इसलिए माफ़ करना। तो दक्षिण पूर्व ये है साउथ, ये है ईस्ट। जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे आपको वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया सब देखने को मिलेगा। तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने जल सेना भी बनवाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत ही चमत्कार है। राज और राजेंद्र प्रथम दो लोगों ने बनवाया है। कहाँ पे बनवाया है? तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया है। आगे बढ़ते हैं। गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करिए। ठीक है, क्या बोला गया ना, ये छत कैसे पतली होती गई है उस पर हमको गौर करना है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। कौन? चोल मंदिर के आसपास का क्षेत्र शिल्प उत्पादन का केंद्र था। शिल्प मतलब होता है पत्थर दोस्तों, पत्थर पे जो हम नक्काशी वगैरह करते हैं ना वो। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारी विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र थे। मंदिर बताते थे कि उस समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सांस्कृतिक संरचना कैसी है। क्या वे समाज के लोग जो हैं वो धार्मिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक रूप से संपन्न है या नहीं। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों द्वारा भी बनाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, प्रतिमाएं किसके द्वारा बनाई जाती थी? भक्तों के द्वारा बनाई जाती थी। फिर आगे हम लोग देखते हैं कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकास के माध्यम से संभव हुई है। ठीक है, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी नदी। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं और जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। क्या होता है ना, जैसे ये नदियाँ हैं ना दोस्तों, अगर पानी यहाँ तक आके वापस पीछे गया तो उसकी जितनी उपजाऊ वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि
पहले है, विकसित हो चुकी थी। हर 5 से 6ठी शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। कुछ जगहों पर जंगलों को क्या कर दिया, समतल कर दिया, और जंगलों को साफ कर दिया, ज़मीनें समतल कर दी। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। ठीक है दोस्तों, जो भी डेल्टा क्षेत्र है ना, वहाँ पे अगर डेल्टा क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है, जैसे नदी के किनारे का क्षेत्र क्या होता है, डेल्टाई क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाया जाता था, तटबंध। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहर बनाए जाते थे। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। देख सकते हो दोस्तों कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई थी। पहले क्या किया, जंगलों को साफ किया, ज़मीन को क्या किया, समतल किया, उसके बाद बाढ़ रुके उसके लिए तटबंध बनाया गया, फिर पानी खेत तक जाए इसके लिए नहर बनाए गए, फिर एक साल में 1 से 2 फसलें ली जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कृत्रिम रूप क्या होता है ना, कहीं जब हम खुद से पानी इकट्ठा करते हैं, कुआं बना के, तालाब बना के, ठीक है, नहर बना के पानी को खुद से इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं कृत्रिम रूप। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जो जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना। सिंचाई करना है ना दोस्तों, कृषि करनी है ना, तो श्रम इम्पॉर्टेंट है, मजदूर लोग ज़रूरी है, संसाधनों को व्यवस्थित करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है, यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासक को साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई ये जो, ठीक है, उर क्या है और ग्राम क्या है, सब मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। ठीक है, इस तरह गाँवों के समूह को नाडु कहा गया। गांव के समूह को क्या कहा गया है, नाडु। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। नाडु का पहले जानिए नाडु क्या है। तो गांवों के समूह को क्या कहा जाता था, नाडु, और इनका काम होता था कि न्याय करना और कर वसूलना। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए। किसानों की बस्तियां और गाँव का समूह नाडु कहलाता था। उर और नाडु एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उर क्या है और नाडु क्या है। उर मतलब है कि ये किसानों की बस्तियां और नाडु है गांवों का समूह। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है, जो भी धनी किसान थे ना, उनको नाडु के कामकाज में, मतलब कर वसूलने के कामकाज में अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा खासा नियंत्रण था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के लिए मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसे उपाध्याय दिए, उन्हें महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ठीक है दोस्तों, जो लोग कर की उगाही करते थे, कर एकत्रित करते थे, उनको मुवेंद वेलन या फिर अरैयार की उपाधि दी गई। भूमि के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियां बताई गई। किसमें, चोल के अभिलेख में। पहला है वेलन वगई, जब गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं बताऊं यूपीएससी में पूछा गया था ये ब्रह्मदेह क्या है। आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है, आप यहीं पे सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटीज़ का। मैं क्यों फोकस कर रही हूँ बार बार, क्लास 6 से क्लास 6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप देख सकते हो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। सालाभोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुनमट्टकनी, ठीक है, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। पल्ली चंदम जैन संस्थान। फिर देवदान,
तो देवदान, देखो मैं ट्रिक बताऊं, ब्रह्मदेव मतलब ब्रह्मा या ब्राह्मणों को, शाला भोग, शाला हम कहते हैं, शाला मतलब कि विद्यालय के रख रखाव के लिए, विल्लन वगई, गैर ब्राह्मण, वेल्लन किसे कहा जाता था, गैर ब्राह्मण को, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, पल्ली चंदनम एक बचा, उसे हम कहते हैं जैन संस्थानों की भूमि, देवदान मतलब कि देव मतलब भगवान, कहाँ से संबंधित होगा, मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ ना, कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां आई। क्यों बस्तियां आई ना, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ा कि ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था दोस्तों, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता था। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ठीक है, भूमि किसको मिली है, ब्राह्मणों को, तो उसका देखरेख भी कौन करेगा, ब्राह्मण। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का वर्णन मिलता है क्या, कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। कहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है, तो तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। क्या होता था ना दोस्तों, जो लोग को भी सभा का मेंबर बनना है उन लोगों की एक ना लिस्ट बनाई जाती थी। फिर एक लड़की को बोला जाता है कि इसमें से एक एक लिस्ट निकालो, जिसका भी नाम आता जाएगा वो लोग क्या बनते जाएंगे, एक एक टिकट निकाला जाता था। ये मान लो एक पॉट है, इसमें बहुत सारे टिकट थे, उन पे उन लोगों का नाम होता था जो कि सभा का क्या बनना चाहते थे, सदस्य बनना चाहते थे, उनसे टिकट निकालने को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एम है कि मैं आप सबको चीज़ें बहुत अच्छे वे में और मतलब ऐसा बढ़ाऊँ कि आपको चीज़ें याद हो जाए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, फीडबैक देना है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे मैं कमियां रह गई हैं, जिसे मैं सुधारने की कोशिश कर सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। बाय, थैंक यू।